yesterday, as you all know, if you have watched the video, so we have discussed about the WTO. We know about the meaning of WTO, that is World Trade Organization. From the subject business and legal environment, we have just discussed it already yesterday. Now we are going to discuss about the functions of WTO कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इट हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 1st January 1994. बिफोर दैट द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वाज वर्किंग सिंस 1948 एज ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज वर्किंग फ्रॉम द ट्रेड एंड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिलेटेड एक्टिविटीज विच इज इम्पोजिंग ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बट जब से 1st January 1994 से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन WTO के नाम से इस्टेब्लिश हुआ, तो इट इज वर्किंग एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड अराउंड 128 कंट्रीज फॉर मेंबर countries of WTO. So here we are going to discuss about the functions of WTO कि WTO के क्या कार्य होते हैं. फर्स्ट फंक्शन है इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजंस टू ट्रेड पॉलिसी. मतलब कि जितने भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो भी प्रोविजंस होते हैं किसके लिए, ट्रेड पॉलिसीज के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने का काम, उसको बनाने का काम क्या होता है, WTO का होता है. तो कैसे ट्रेड और प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द टैक्स इम्पोजिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द कस्टम ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑन विच कंट्रीज वी विल डिलीवर टू आवर प्रोडक्ट. ऐसे बहुत सारे रूल्स और प्रोविजंस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो हम ट्रेड पॉलिसी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं एज अ WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जितने भी रूल्स बनाएगा व्यापार ट्रेड के रिलेटेड, वो सभी के लिए क्या होंगे, इक्वली ग्रांटेड होंगे. ऐसा नहीं है कि एक कंट्री को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा. तो पहला फंक्शन, पहला कार्य क्या हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये जितने भी रूल्स और प्रोविजंस बनाते हैं, क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी, इट शुड बी इक्वली फॉर देम. समझ में आया कि जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे ट्रेड पॉलिसी की, इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज. जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, अब ये मेंबर कंट्रीज के लिए रूल्स है क्या, नहीं, ये जो मेंबर कंट्रीज जो बिजनेस कर रही हैं और उन बिजनेस, उन ट्रेड के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं WTO ने, वो इम्प्लीमेंट करेगा. जितनी अगर 128 उनकी मेंबर कंट्रीज हैं, तो उन 128 कंट्रीज पर ये सभी जो ट्रेड पॉलिसीज होंगी, जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस, जो भी प्रोविजंस होंगे, वो इक्वली क्या होंगे, काम करेंगे. नेक्स्ट फंक्शन है WTO का, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ. अब इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर स्ट्रेटेजी, हमारी भविष्य में क्या रणनीति होगी, हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम कितना इंपोर्ट करना है, कौन सी कंट्री को इंपोर्ट करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ये जितनी भी फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेटेजीज होती हैं, और इट मे बी रिगार्डिंग टू द टैरिफ एंड ट्रेड ऑल्सो, जो भी लगने वाले उन पर टैक्स टैरिफ्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर कंट्रीज को, कौन करता है, WTO करता है. कि WTO एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अदर कंट्रीज आती हैं, ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, हमको किस तरीके से ट्रेड करना है, किस कंट्री से करना है ट्रेड, किस समय पर करना है ट्रेड. तो ये सारी प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, WTO करता है. जहाँ पर क्या फिक्स किया जाता है कि ट्रेड एंड टैरिफ्स के लिए क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी होंगी, कितना कम टैक्स लगाया जाए, किस कंट्री पर टैक्स अगर जरूरत हो तो बढ़ाया जाए, किस तरीके से ओवरऑल ट्रेड किया जाए. तो प्लेटफॉर्म, इट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग, टू एडमिनिस्टर द रूल्स एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट. अब क्या होता है कि अगर इतनी सारी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं और सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे से, और WTO है, तो डेफिनेटली सी बात होगी कि डिस्प्यूट्स होंगे, मतभेद वहाँ पर आएंगे कंट्रीज के बीच में, है ना. तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन मतभेद को के निराकरण का काम भी किसका होता है, WTO का होता है. कि जैसे इंडिया ने एक प्रॉब्लम रेज करी कि जो अमेरिका है वो हमें ज़्यादा टैरिफ और ट्रेड ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा टैरिफ्स के साथ, ज़्यादा टैक्स के साथ, और जैपनीज कंट्री को वो कम टैरिफ में ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो
अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया जापान को लेकर के। जापान में भाई ये माल तुम सस्ते में डिलीवर कर रहे हो और इंडिया को महंगे में दे रहे हो। तो अब ये जो डिस्प्यूट्स, ये जो मतभेद आए या जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इस डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम किसका हो गया, WTO का। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, कि दोज रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द कंट्रीज, फॉर द मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO, दे हैव टू यूज एट द ऑप्टिमम लेवल। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड लेवल पर, यू हैव टू यूज एट ऑप्टिमम लेवल एज अ मेंबर कंट्री ऑफ WTO की इफ यू आर क्या है, एक मेंबर कंट्री है, तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको विदाउट वेस्टेज यू हैव टू यूज मैक्स टू मैक्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है, जिससे वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो। लास्ट फंक्शन, टू असिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, IBRD। क्या कहने का मतलब कि जो WTO होता है, WTO अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं, उसको क्या करता है, असिस्ट करता है। मॉनेटरी फंड का क्या काम होता है कि दे आर फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना, टू द कंट्रीज। इंटरनेशनली लेवल पर अगर इफ यू रिक्वायर्ड सम मनी, सो द IMF विल हेल्प यू। इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म आपको क्या करेगा, पैसों से वित्तीय संबंधित जरूरतों को पूरा करेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती हैं, उनको असिस्ट करने का काम भी क्या होता है, WTO का। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब वर्ल्ड वाइड, जब इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा क्या होता होगा, खर्च होता होगा। उसके बाद हमें क्या होती है, अर्निंग होना स्टार्ट होती है। अगर हम दूसरे कंट्रीज को सेंड कर रहे हैं तो पहले बहुत सारे टैक्सेस हमारी कंट्री में ही हमें पे करने होते हैं, फिर बिल का सेटलमेंट तो बाद में होता है। अब इतना पैसा लाएंगे कहाँ से, अगर मेंबर कंट्री के पास नहीं है तो वो किससे इशू कराएगा, IMF के पास जाएगा, IBRD के पास जाएगा, कि जो भी बिजनेस रिगार्डिंग डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू फुलफिल किया जा सके, IMF के थ्रू और IBRD के थ्रू, कि जो भी फंडिंग होगी, जो भी पैसा होगा वो पहले ले लिया जाए, और व्हेनेवर यू गॉट प्रॉफिट यू हैव टू पे, आपको उसके बाद क्या करना है, उसको पैसे को चुका देना है। तो दिस ऑल आर द functions of the WTO. On the other hand, we will discuss about the principles of WTO. अब WTO किन सिद्धांतों पर चलता है, ये दो अलग अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं WTO के प्रिंसिपल्स के बारे में, सिद्धांत के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेसिप्रोसिटी, मीन्स इट शुड बी इक्वली, इट शुड बी ट्रीटेड इक्वली टू ऑल द कंट्रीज। इफ यू आर imposing the tax on your product for a country, so the same tariff you have to impose for the other countries also. ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर पाकिस्तान को कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस पर जो भी टैरिफ लग रहे हैं, जो उस पर जो भी टैक्स लग रहे हैं, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जब दूसरी कंट्रीज को सेम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसका टैरिफ ट्रेड क्या कर देगा, घटा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेसिप्रोसिटी, यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द WTO दैट यू हैव टू ट्रीटेड इक्वली टू ऑल एंड अदर कंट्रीज। आपको सभी अन्य कंट्रीज को, देशों को इक्वली क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंट्री से आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं और फिर भी प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, ट्रेड हो रहा है उन कंट्रीज के बीच में, तो आप हैवी टैक्स उनके ऊपर, टैरिफ उनके ऊपर इम्पोज कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आप जिस रेट में आप जिन टैरिफ्स के साथ अदर कंट्रीज को प्रोवाइड प्रोडक्ट कर रहे हैं, उस दूसरी कंट्री को भी आप सेम टैरिफ रेट में ही प्रोवाइड प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इट इज मीन्स, इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया कि द टैरिफ शुड बी equally for all the countries. You can't imposing the high and the low tariffs for the different countries. It should be same. Second principle said about the most favored nation, MFN, means क्या कहता है कि WTO नॉट वर्किंग फॉर एनी फेवर्ड नेशन, कि अगर अमेरिका है, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देशों में से एक है, तो इट इज़ माई फेवर्ड नेशन, है ना। WTO इज सिचुएटेड इन शिकागो, तो क्योंकि मेरा जो हेड ऑफिस है वो शिकागो से यहाँ पर कंडक्ट की जाती है सारी एक्टिविटी, तो मेरा तो जो फेवर्ड नेशन हो गया वो अमेरिका हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑल द मेंबर कंट्रीज आर ट्रीटेड एज सेम। सभी मेंबर कंट्रीज को एक समान ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसके थ्रू, WTO के थ्रू। नो वन
द फेवर्ड नेशन ऑफ WTO, कोई भी WTO का फेवर्ड नेशन यहाँ पर नहीं होगा। ये अगला प्रिंसिपल था, अगला सिद्धांत था जिसके ऊपर WTO काम करता है। 128 में से कोई किसी को भी मैं अपना फेवर्ड नेशन मान के या WTO अपना फेवर्ड नेशन मान के कभी काम नहीं करता है। जो भी ट्रेड पॉलिसीज होंगी, रूल्स रेगुलेशन जो होंगे, इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी कंट्रीज। नेक्स्ट, नेशनल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट? जस्ट अ मिनट। सो मीन्स नेशनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि इफ यू आर परचेसिंग और यू आर इम्पोर्टिंग द अदर गुड्स, इंटरनेशनल गुड्स आपके पास क्या करते हैं, आप परचेस कर रहे हैं, या फॉरेन प्रोडक्ट्स आपके पास है, तो यू आर नॉट गिविंग द टू मच इम्पोर्टेंस देन योर डोमेस्टिक गुड्स। तो आप उस गुड्स को अपने डोमेस्टिक गुड के बीच में क्या नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, या उनको कोई एक अदर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो कि इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हम हमारा डोमेस्टिक गुड क्या हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी गुड्स है, गेहूँ या जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज को, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। नेशनल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ द कंट्रीज शुड बी ट्रीटेड सेम। सभी कंट्रीज के प्रोडक्ट को समान क्या दी जाएगी, इम्पोर्टेंस दी जाएगी। डोमेस्टिक गुड्स के साथ नेशनल गुड्स का या फॉरेन गुड्स का कोई कंपैरिजन यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा। सो हियर वी कैन से दैट द नो वन नेशनल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू द international goods as compared to the domestic goods. We have to treat it equally for each and every product of the other countries. So here we have discussed about the functions of WTO. On the other hand, principles of WTO. We have discussed the two different topics of WTO. In next lecture we will go further on WTO. Thank you.